सीखने की शर्तें। इसे सीखने के लिए सच्ची साधना, कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास अनिवार्य है। आशुलिपि क्या है? वक्ता के भाषण को तीव्र गति से लिखने के लिए जिस सूक्ष्म लिपि का प्रयोग होता है उसे आशुलिपि, स्टेनोग्राफी, शॉर्टहैंड कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा का व्यवहार दो रूपों में होता है, बोलकर और लिखकर। 1. उद्देश्य एवं महत्व। मुख्य गुण। आशुलिपि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गतिशीलता और व्यावहारिकता है। क्षेत्र। वैज्ञानिक युग में टाइपराइटर, कंप्यूटर और दूरसंचार के यंत्रों के साथ इसका महत्व बढ़ गया है। उपयोग। सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, संसद, विधानसभाओं और समाचार पत्रों में इसकी भूमिका अनिवार्य है। हिंदी का वर्चस्व। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार से हिंदी आशुलिपि का प्रयोग व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्रों में बढ़ा है। 2. रोजगार क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व। रोजगार के अवसर। इसके माध्यम से छात्र सरकारी, निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और निजी सहायक बन सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर पद। 80 शब्द मिनट, 10वीं 12वीं पास। पुलिस विभाग, एसएससी, रेलवे सचिवालय और बीमा विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट या एलडीसी के पद। 100-200 शब्द मिनट, स्नातक। न्यायपालिका में जजमेंट राइटर, कोर्ट मास्टर और सरकारी विभागों में सहायक निदेशक के पद। 140 शब्द मिनट, स्नातक। संसद, राज्यसभा और विधानसभा में राजपत्रित, गाजेटेड रिपोर्टर का पद। स्वरोजगार। प्रशिक्षणार्थी स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर या वाणिज्यिक संस्थान खोलकर भी अपना करियर बना सकते हैं। उपयोग किया है। 3. आशुलिपि का उदय एवं विकास। प्राचीन मान्यता। भारतीय परंपरा में गणेश को लेख विद्या, शॉर्टहैंड का जन्मदाता माना गया है, जिन्होंने महाभारत का लेखन किया। आधुनिक पुनर्जन्म। आधुनिक आशुलिपि की शुरुआत इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल से मानी जाती है। डॉक्टर त्रिमोती ब्राइट, 1588 ई। इन्होंने ब्राइट करेक्टरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें ध्वनि लेखन के सिद्धांतों का प्रतिपादन था। जॉन विलिस, 1602 ई। ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग पहली बार इनकी पद्धति एन आर्ट स्टेनोग्राफी में किया गया। फिलिस गिब्स, 1736 ई। इन्होंने हल्के और गहरे बिंदुओं वाली आशुलिपि, ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कपेडियम एंड स्विफ्ट राइटिंग निकाली। जॉन बायरम, इन्होंने यूनिवर्सल इंग्लिश शॉर्टहैंड प्रकाशित की, जिसमें 5 स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर 5 स्थानों पर लगाया जाता था। सैमुअल टेलर, 1786 ई। प्रत्येक अक्षर के लिए एक लिपि चिन्ह बनाया, जिसे फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देशों में मान्यता मिली। सर विलियम जोन्स, 1786 ई। इन्होंने संस्कृत की ध्वनि परंपराओं पर प्रकाश डाला और अक्षर एवं ध्वनि में स्पष्ट अंतर समझाया। एजे एलिस तथा सर आइजैक पिटमैन, इन्होंने रोमन लिपि में संशोधनों के लिए कार्य किया और आशुलिपि के लिए ध्वनि सिद्धांत की नींव डाली। 4. अच्छे आशुलिपिक के गुण। एक अच्छा आशुलिपिक स्टेनोग्राफर बनने के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। 1. प्रतिस्पर्धा की भावना। इससे साहस, उत्साह और दक्षता बढ़ती है। 2. गति और शुद्धता। वक्ता की गति से लिखने और उसे सुंदर ढंग से टाइप करने की योग्यता होनी चाहिए। 3. संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। कार्यालयी पत्र व्यवहार को शुद्ध और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता। 4. मसौदा तैयार करना। पत्र का मसौदा, ड्राफ्ट, न बहुत लंबा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। 5. भाषा एवं सामान्य ज्ञान। अच्छा लेखक और प्रतिलेखक बनने के लिए भाषा और सामान्य ज्ञान अनिवार्य है। 6. व्याकरण का ज्ञान। सही प्रतिलेखन के लिए शब्द, अर्थ, लिपि, वर्तनी और व्याकरण चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 7. कौशल अभ्यास। आशुरेखों का सही आकार, सुंदरता और पन्ने पलटने का निरंतर अभ्यास। 8. धैर्य और एकाग्रता। डिक्टेशन लेते समय वक्ता की ओर ध्यान केंद्रित करना और धैर्य रखना वांछनीय गुण है। 5. प्रशिक्षण तकनीक। आशुलिपि प्रशिक्षण को सरल, रुचिकर और शुद्ध बनाने के लिए प्रशिक्षार्थियों को निम्नलिखित मूल तथ्यों का पालन करना चाहिए। बैठने का तरीका। शरीर का अग्रभाग मेज के किनारे के समांतर हो और दोनों कोहनियां मेज को स्पर्श न करें। हमेशा पीठ सीधी रखकर बैठें और शरीर व नोटबुक के बीच 4-6 इंच की दूरी बनाए रखें। पैरों की स्थिति। पैर पर पैर रखकर न बैठें। घुटनों के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। लेखन सामग्री। हमेशा उत्तम क्वालिटी की स्टेशनरी का उपयोग करें। पेंसिल पकड़ना। पेंसिल को अंगूठे और उंगलियों के बीच नम्रता से पकड़ें। उसे जोर से न दबाएं और न ही बहुत कड़ा पकड़ें। रेखाक्षरों की लंबाई। रेखाक्षरों की लंबाई 1 इंच के चौथे भाग के बराबर या नोटबुक की 2 लाइनों के आधे फासले के बराबर होनी चाहिए। पृष्ठ पलटना। बाएं हाथ से पृष्ठों को जल्दी उलटने की आदत डालें, ये निपुणता के लिए आवश्यक है। अभ्यास की विधि। तारांकन अभ्यास करते समय पूरी तरह एकाग्रचित रहें। संकेत लिपि के अभ्यासों को पहले कई बार पढ़ें, फिर अनुवाद करें और उसके बाद 15-20 बार अभ्यास करें। सभी संकेतों का प्रारंभ से ही संभलकर अभ्यास करें ताकि रेखाएं न बिगड़ें। नकल से बचें। पास बैठे प्रशिक्षार्थी की ओर ताकने या नकल करने की प्रवृत्ति से दूर रहें। नियमितता। प्रतिदिन अभ्यास का समय और अवधि निर्धारित करें। बीच बीच में अंतराल देकर किया गया अभ्यास लाभदायक नहीं होता। डिक्टेशन और गति। तारांकन पहले स्पष्ट बोलने वाले से निश्चित गति पर बुलवाएं, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाकर लिखने का प्रयास करें।
पुस्तक के अभ्यास समाप्त होने पर बाहरी पुस्तकों और समाचार पत्रों से डिक्टेशन लें ताकि नए संकेतों का ज्ञान हो। धैर्य और नियमों का सख्ती से पालन करें और छोटी मोटी कठिनाइयों से हताश न होकर अभ्यास जारी रखें हैं। 6. भारत में आशुलिपि विधिवत प्रशिक्षण। भारत में पिटमैन शॉर्टहैंड का विधिवत प्रशिक्षण पहली बार 1884 में मद्रास में मिस्टर लूकर द्वारा शुरू किया गया। प्रथम भारतीय रिपोर्टर सन 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी श्री के एस अय्यर ने ली, जिन्हें प्रथम भारतीय रिपोर्टर माना जाता है। संसदीय रिपोर्टिंग के जनक मिस्टर टीसडेल ने बहुत समय तक अकेले संसदीय रिपोर्टिंग का कार्य किया, इसलिए उन्हें भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक माना जाता है। हिंदी आशुलिपि का विकास सन 1907 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा पहली हिंदी प्रणाली निष्काम प्रणाली का प्रकाशन हुआ। अन्य प्रणालियां इसके बाद सिंह प्रणाली, ऋषि प्रणाली, ब्रह्माक्षर प्रकाश 1926 और जैन संकेत लिपि 1931 जैसी प्रणालियां विकसित हुईं। वर्धा प्रणाली सन 1937 में वर्धा सम्मेलन के बाद पिटमैन के ध्वनि चिन्हों को बदलकर एक नया प्रयोग किया गया, जिसे वर्धा प्रणाली कहा गया। 7. प्रमुख आशुलिपिक सिद्धांत। पिटमैन प्रणाली इसकी शुरुआत सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में की थी, जिसमें शब्दों को उनके उच्चारण ध्वनि के आधार पर लिखा जाता है। ग्रेग प्रणाली इसका आविष्कार जॉन रॉबर्ट ग्रेग ने 1888 में किया था। ये और पिटमैन अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रचलित सिद्धांत हैं। स्लोअन डुप्लोयन सन 1860 में फादर एमिल डुप्लॉय द्वारा आविष्कृत यह मूल रूप से फ्रेंच भाषा की प्रणाली है, जिसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। क्या आप चाहेंगे? 10.1 सरल रेखाओं के संकेत। ये सबसे बुनियादी हिस्सा है जहां कोणों एंगल्स के आधार पर अक्षरों को पहचाना जाता है। का वर्ग यह आधार रेखा के समानांतर 180 डिग्री लिखा जाता है। पाज वर्ग ये लंब के साथ बाईं ओर झुककर बनता है। टार वर्ग ये बिल्कुल सीधा 90 कैरेट सर्क का कोण बनाता है। छच वर्ग ये लंब के साथ 60 कैरेट सर्क का कोण बनाता है, ऊपर से नीचे। र यह आधार रेखा पर 30 कैरेट सर्क का कोण बनाता है, नीचे से ऊपर। 10.2 वृत्ताकार संकेत। इसमें वृत्त सर्कल को काटकर व्यंजन बनाए गए हैं। त वर्ग वृत्त के दाएं और बाएं वाले वक्र हिस्से। म वृत्त का ऊपरी हिस्सा। न ड वृत्त का निचला हिस्सा। ला वृत्त का चतुर्थांश, नीचे से ऊपर। श वृत्त के निचले कोनों वाले हिस्से। 10.3 व्यंजन रेखाओं का आकार या बनावट। यहां रेखाओं के भौतिक गुणों के बारे में बताया गया है। 1. लंबाई रेखाक्षरों की लंबाई आधा सेंटीमीटर होती है। 2. हल्का और गहरा ह्रस्व उच्चारण कम ध्वनि वाले अक्षर हल्के, पतला और दीर्घ उच्चारण वाले गहरे, मोटा लिखे जाते हैं। 3. दिशा के आधार पर तारांकन अधोगामी रेखाक्षर ऊपर से नीचे, अग्रगामी रेखाक्षर बाएं से दाएं, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नीचे से ऊपर। 10.4 व्यंजनों को मिलाना। शब्द बनाने के लिए व्यंजनों को जोड़ने के नियम। 1. कलम कागज से न उठे। 2. जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा आरंभ हो। 3. नियम 2. नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा लाइन पर हो। 4. नियम 6. जब 2 या 2 से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएं और उसके पश्चात नीचे आने वाली रेखा हो तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती हैं। 10.5 गहरी एवं हल्की रेखाएं। ये शॉर्टहैंड की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। हल्की रेखा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। गहरी रेखा ग, घ, ज, झ, ड, ढ, ढ, द, ध, ब, भ। सुझाव। चित्र 10.4 के उदाहरण जैसे मंचल और खटमल को अपनी नोटबुक में बार बार दोहराएं, क्योंकि आड़ी रेखाओं के बाद नीचे आने वाले अक्षरों का प्लेसमेंट अक्सर भ्रम पैदा करता है।